हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। आज जो है वो नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास है। आज जो है वो नंबर सिस्टम की मेरे भाई आखिरी क्लास है। बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का रह जाएगा। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो रह जाएगा मेरे भाई। तो जहां प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वहां लिख लीजिएगा कि इसमें लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी बाकी है। आपका क्वेश्चन होगा मुझसे कि आप उसे क्यों नहीं करा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच के कुछ नहीं करा रहा हूं, और बहुत सारी चीजों की उसमें जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव वाला भी टॉपिक है, तो अभी उस ये सही समय नहीं है उस टॉपिक को कराने का मेरे भाई। फिर भी अगर आपको किसी को लगता है कि हमें अभी करना है, हर हाल में करना है, तो आप फाउंडेशन बैच से जाके कर सकते हैं। बड़े शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो अभी मैं ये कह के चलूंगा, उसे छोड़ के चलिए। आप पिछले कुछ समय के पेपर देखिए, उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं। तो जिस चीज का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है उसे अभी हमें करना क्यों है, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज कुछ जनरल चीजें हैं मेरे भाई, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं। क्या मैं आपको योग पढ़ा चुका हूं? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, ये सारी चीजें क्या पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को एक बार बताएंगे? ये सारी चीजें क्या मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को एक बार मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को जय हिंद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, नहीं पढ़ाए हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, उन फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी आप लोगों से पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी आप लोगों से पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, वो आपसे जब योग पूछ रहा होता है, संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n क्या होता है? n मेरे भाई आखिरी संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई प्रथम n या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो क्या आप ऐसे ही लिख रहे होंगे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या? तो मैंने आपसे पूछा कि इसका योग बताइए, तो आप लोगों ने कहा जी ये एक से स्टार्ट है और लगातार संख्याएं हैं, तो इनके योग निकालने का फॉर्मूला होता है कि यही आखिरी वैल्यू जो होती है वो n की वैल्यू होती है। तो n की जगह 20 पुट कर दो, 20 और 1 21 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे इन सब का योग कितना आएगा, तो इन सब का योग जो है वो 210 आपके सामने आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो बीच में किसी क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, बाकी डायरेक्टली जो है इनसे क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। जब भी आपसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के संख्याओं का योग आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर मैं दूसरी चीज आपसे यही पूछता हूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू एन प्लस 1, 2n+1/6 होता है। n इंटू एन प्लस 1, 2n+1/6 होता है। ठीक है, देखो मेरे भाई, कल जो है वो मेरे दोस्त एलसीएम एचसीएफ हम लोग चालू करेंगे। आज जो है हम लोग पूरी तरीके से इसे खत्म कर लेंगे।
आप क्लासेस को एक बार करना, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एससीएम और एडब्ल्यू टीपीओ के हिसाब से आप लोगों का मैथ है उसे करने की कोशिश करना। आप जो है एक एक चीज जो है वो उसमें लगा पाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया जी बताइए, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ये लगातार संख्याएं आप लोगों को दी हुई थी, और ऐसे करके जो है वो 15 का स्क्वायर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। आप मुझे बताइए इनका योग कितना बैठेगा। तो आपने कहा कि ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है, वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो आप क्या लगाएंगे, आप इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने आपको बताया है, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 लगा देंगे। एन क्या है मेरे भाई, आखिरी वैल्यू एन होती है 15, 15 और एक 16 हो जाएंगे, 15 दूनी 30 और एक 31 हो जाएगा, और इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए। 3 पंजे 15 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 8 पंजे 40 की गुणा 31 में करेंगे तो 31 चौक 124 होगा। योग कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1240 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपकी समझ में आई। तो आपने कहा जी ये चीज जो है वो समझ में आ चुकी है। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं। अब आगे आइएगा मेरे भाई, अगर कभी भी आप लोगों से एलसीएम एलसीएम एचसीएफ की समथिंग कितनी क्लास होंगी, 7 से 8 क्लास में खत्म होगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया सर, मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक दो को छोड़ के, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। बनेंगे क्यों नहीं क्वेश्चन, बनेंगे क्यों नहीं क्वेश्चन। देखो, आप में बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है वो किसी मतलब ऐसे शानदार बैच से पढ़ चुके हों, जैसे मेरे फाउंडेशन बैच से ही पढ़ चुके हों, जिन्हें बहुत सारे टॉपिक ऐसे लग रहे हों कि मैंने इस बैच में नहीं कराए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब मैं आप लोगों को फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा था कि फाउंडेशन बैच मैथ सीखने के लिए कराया जा रहा है, लेकिन आपको किसी एग्जाम के लिए टारगेटेड बैच लेना होगा। टारगेटेड बैच में वो सारी चीजें छुटवाई जाती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है। मीनू राजपूत, जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं कि 300 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, कल मैंने उसके बारे में बताया था कि मैं उन्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कराऊंगा। तो अगर आप यूलर्स थ्योरम पूछ रहे हैं तो आप रिमाइंडर थ्योरम उठाइए, पिछले इन तीनों एग्जाम, चारों एग्जामों में कहीं तक के भी क्वेश्चन देख लीजिए। जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ मतलब सफिशियंट है भाई। ऐसे तो उसमें टोशेंट मेथड से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यूलर से पूछ लिया जाएगा, तो वो अलग पोर्शन बन जाता है। बेफालतू में आपके ऊपर बर्डन डालने से मेरे भाई कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे हों जो अलग से चीजें पढ़ चुके हों, तो सारी चीजें यहां नहीं कराई जाएंगी। मैं आपको बस ये कह रहा हूं, बहुत अच्छे से तजुर्बा है, बहुत अच्छे से मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप विश्वास करिए, चीजों को पढ़ते चलिए, यकीन मानिए एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहां जो है आपकी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, बस मैं लास्ट बार ये बात आप लोगों से बोल रहा हूं। मैंने कहा प्रथम एन, मैंने आप लोगों से कहा प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स का योग क्या होगा, प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा मेरे भाई। तो आप लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन होता है। प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। जैसे अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही करते करते मैंने आपके सामने 200 तक लिख दिया। तो क्या आप मुझे इनका योग बता सकते हैं, क्या आप मुझे इनका योग बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी पहले हमें ये बताइए कि ये n है क्या। तो मेरे भाई n के आगे लिखिए ये है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालते कैसे हैं, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपके सामने आए, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के सामने आए, तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी आप लोगों को ये नंबर, ये इवन नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, सम संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं,
और सम संख्याओं की शुरुआत स्टार्टिंग से दी हुई है, 2 से दी हुई है, तो मेरे भाई इस आखिरी संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास पदों की संख्या आ जाएगी। यानी इस वाली सीरीज के अंदर टोटल जो है वो 100 पद हैं। इस वाली सीरीज के अंदर टोटल जो है वो कितने पद हैं, तो आप कहेंगे टोटल जो टर्म्स हैं वो 100 टर्म्स हैं। यही 100 क्या होता है, यही 100 n की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने n की जगह लिखा 100, और 100 मल्टीप्लाई 1 101 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। तो इसका जो योग निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,100 इसका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, अब मुझे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, समझना। अगर मैं यहां से ये पूछ लेता हूं, अगर मैं यहां से ये पूछ लेता हूं मेरे भाई, 2, 4, 6, 8, यहां मैंने कहा पहली 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 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम कितना होगा, पहली 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस बार उसने आपको एन की वैल्यू दी हुई है, उसने टोटल कह दिया है मेरे भाई। एससीएम के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, एससीएम के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए, आप एससीएम और एडब्ल्यू टीपीयू के क्वेश्चन देखो तो सही नंबर सिस्टम के जाके। मैं तो आपसे आपके ऊपर छोड़ता हूं इस बात को, आप देखो सही, मुझे बताओ आके कि आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है, हाँ। तो पहली 50 सम संख्याओं का योग, इसके अंदर ना आपको पदों की संख्या दी हुई है, वो टोटल कितनी 50 संख्याएं लेना चाह रहा है, तो आपने कहा वो 50 सम संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आपको इस 50 की गुणा 51 में करनी होगी। n की वैल्यू 50 है, n प्लस 1 51 हो जाएगा, यानी आप कहने वाले हैं 2550 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से कोई श्रेणी दी गई है, तो उसमें अंतिम वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लेंगे, n की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर लैंग्वेज के फॉर्म में दी गई है, पहली 50 संख्याएं, पहली 60 संख्याएं, पहली 70 संख्याएं, पहली 100 संख्याएं, तो वही n की वैल्यू होती है, वही n की वैल्यू होती है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप कहेंगे आ गई। जैसे मैंने सम संख्याओं का आप लोगों को बताया है, ठीक वैसे ही मैं आपको विषम संख्याओं का एक बार बता देता हूं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मैं आप लोगों से मेरे भाई ये पूछना चाह रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर। यानी जितनी भी सम संख्या आपको दी हुई है, जितनी भी सम संख्या दी हुई है, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके सामने जो है वो योग निकल के आ जाएगा। आपने कहा जी कैसे, मैंने कहा अगर आपको इस तरीके से दी हुई है ना बाबू, 1 3 5 7, और लास्ट में दे दिया आपको 111, तो लास्ट में क्या दे दिया, लास्ट में दे दिया आपको 111। आप लोगों से इसका योग पूछा, आप लोगों से इसका सम पूछा, आप लोगों से इसका सम पूछा, तो सबसे पहला काम क्या है, n की वैल्यू को निकालना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पदों की संख्या होती है। यानी हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है मेरे भाई, टोटल टर्म्स कितनी है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे, जब भी आपके सामने फर्स्ट एन ओड नंबर आप लोगों को दिए हों, और आप लोगों को ये निकालना हो कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, तो आप आखिरी वैल्यू में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो आप कहेंगे 112, 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 56 आ चुकी है, n की वैल्यू 56 आ चुकी है। और अगर n की वैल्यू 56 आ चुकी है तो 56 का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इन सभी का योग हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग 36 होता है। अगर 6 ज्यादा है तो 56 में 6 जोड़ा 62 का आधा 31 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 31 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना बेटा नहीं,
111 का स्क्वायर नहीं करना, 111 का स्क्वायर नहीं करना। मैंने यहां लिखा है n क्या है, पदों की संख्या है। तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। ऐसे ही मुझे निकालना होगा ये कौन से नंबर की टर्म है। कैसे निकालोगे, इसमें एक जोड़ के दो से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने टर्म्स की संख्या निकल के आ जाएगी। उसमें टर्म्स की संख्या निकल के मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगी। ठीक है, एपी से निकल सकता है, एपी बेटा बाद में पार्ट है, एपी से तो बहुत आसान हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है बेटा, इंग्लिश हिंदी में क्या आप बताओ पॉसिबल है? मैं बोलना ही तो पॉसिबल है, मैं बोल के बता रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स का सम मुझे बताना है। तो आप इसे लिख लो, या तो आप ये कह दो कि मेरे भाई आप इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में बोल दो। बेटा 56 का स्क्वायर करेंगे, 56 का स्क्वायर 31 36 आएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथी। धीरे धीरे क्वेश्चंस की, अच्छा मैंने एक चीज और आप लोगों को दी थी, यहाँ एक पांचवा पॉइंट आप लोगों को बताना है। पांचवा पॉइंट आप लोगों को बताना है, जब भी आपसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जाता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाता है, संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? मेरे भाई ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है एक क्यूब प्लस दो क्यूब प्लस तीन क्यूब, और ऐसे ही करते करते यहां कोई संख्या एन लिखी है, इसका क्यूब। आपसे इसका योग पूछ लिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका योग जो होता है, इसके योग का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे साथी ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो जब आपसे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, मैंने आपसे कहा एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब, और ऐसे करते करते 11 का क्यूब आप लोगों को दिया हुआ है। बताइए, इसका क्यूब निकालिए। 111 की जगह 112 हो। बेटा 112 कैसे आ सकता है? विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, क्या 112 विषम संख्या होती है? नहीं होती हर्ष भाई, तो नहीं होती तो यहाँ 112 क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। रेवंत लाल सर, ओनली हिंदी में पढ़ाओ, समझ नहीं आ रहा है। भाई पागल हो क्या? मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ाऊं मैं केवल हिंदी में? मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जिसको जिसमें समझना है वो समझ लीजिए मेरे भाई। ये एन को एन ही लिखूंगा, चाहे वो हिंदी में लिखूं चाहे वो इंग्लिश में लिखूं। बड़ी अजीब बात करते हो, इतने मतलब मैच्योरिटी लाओ यार अपने अंदर थोड़ी सी। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया है जब भी आपसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जाता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा जाता है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, और एन की वैल्यू जो होती है ये अंतिम वैल्यू ही मेरे प्यारे भाई एन की वैल्यू होती है। एन क्या हो जाएगा? एन आपको 11 दिया हुआ है, 11 और एक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 2, और स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, दो छिक्का 12, 11 छिंग 66 का स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे भाई 66 का स्क्वायर? 66 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 6 का, इस 6 का स्क्वायर करो, 6 छंग 36 को 6 हासिल 3, सबकी गुणा कर दो, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 और 3 75 को 5 हासिल 7, 6 छंग 36, 36 और 7 43 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 4356 आ जाएगा। कितना आएगा? 4356 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, नहीं कराए हैं ना कराऊंगा। 30 की पावर 31 की पावर 32, ये क्वेश्चन आप बेटा एनालिसिस करो, मैं एनालिसिस करके क्लास में आता हूँ। ठीक है, देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये प्यारे दोस्त मैं आपको करा चुका हूं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। कल भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। एपी क्या है? एपी होता है मेरे भाई, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि मेरे भाई समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, बताइए। कमेंट को हटा दो भाई मेरे सामने से, बहुत हो गया इनका खेल। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने जो है ये संख्याएं लिखी हुई हैं, कमेंट मेरे सामने से हट चुके हैं। अब आपको जो है, जो कमेंट करना है वो कमेंट कर लो। 18 क्लास हो चुकी है मेरे भाई इस आपके चक्कर में, धीरे धीरे पढ़ाने के चक्कर में ही। और मैंने कहा था कि 18 क्लास का कंटेंट 8-9 क्लास का कंटेंट है सारा, समझिए। अंक 7 जो है वो संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है? 0 से 108 तक कितनी बार आता है? क्या कोई मुझे बताएगा 0 से 108 तक कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले 7 में आएगा, फिर 17 में आएगा, फिर 27 में आएगा 7, फिर 37 में आएगा, फिर 47 में आएगा, फिर 57 में आएगा, फिर 67 में आएगा। 70 वाली लाइन छोड़ दो, उसमें हर संख्या में 7 होगा। फिर 87 में आएगा, फिर 97 में आएगा, और फिर 107 में 7 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे भाई इनमें देखो, 70 में है, 71 में है, 72 में है, 73 में है, 74 में है, 75 में है, 76 में है, 77 में है, 78 में है, 79 में है। क्या इनमें 7 मौजूद है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बार तो मौजूद रहेगा ही रहेगा इस 70 वाली लाइन में मेरे भाई। 11 बार यहां हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 7 कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे टोटल 7 जो है वो 21 बार आएगा। क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं होती? इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। बस इसमें ये कंक्लूड करना होता है, अगर मैं 6 की भी संख्या पूछता हूं, 0 से 108 के बीच में मैं 6 की संख्या पूछता हूं तो वो भी 21 बार आएगा। 5 की संख्या पूछता हूं वो भी 21 बार आएगा। 4 की संख्या पूछता हूं वो भी 21 बार आएगा। हर एक अंक जो है वो 21 बार ही मेरे प्यारे दोस्त रिपीट हो रहा होगा। यहां जो गलत होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं, कुछ बच्चे 20 बताते हैं, कुछ बच्चे 21 बताते हैं। 20 वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो 77 में केवल एक बार काउंट कर रहे होते हैं। उसने कहा है 7 एपियर कितनी बार हो रहा है 0 से 108 के बीच में, तो 7 यहां 2 बार एपियर हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहां 7 2 बार ही काउंट होगा, टोटल 21 बार आएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों को कराया था। ये क्वेश्चन 2017 में भी आप लोगों से पूछा गया है, और फिर ये क्वेश्चन जो है 2020 में भी आप लोगों का रिपीट हुआ था। 2017 में भी आप लोगों से पूछा गया है, और 2020 में भी आप लोगों का मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट मेरे प्यारे दोस्त हुआ था। ठीक है, ध्यान से सुनिए। उसने कहा एक समीकरण दी हुई है, पहले इस समीकरण को मेरे भाई लिख लेता हूं मैं। 5p9 3r7 3r7 3q8 3q8, और इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 1194 आ रहा है। ये दिया हुआ है, और उसने पूछा है क्यू का मैक्सिमम मान बताइए। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। 87 में भी, 87 हमने काउंट नहीं किया है, 87 है तो सही गुड्डा। चलिए, मैंने आपसे पूछा भाई क्यू का अधिकतम मान बताइए। क्यू का अधिकतम मान क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मेरे भाई? तो आपने क्या कहा? क्यू का अधिकतम मान निकालना है। तो 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 को 4 हो गया, हासिल लगे 2, हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं ये हासिल लगे 2, अब इन तीनों को जोड़ के जो है
वो 9 आना चाहिए, तीनों को जोड़ के जो है वो 9 आना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या ये आखिरी वैल्यू यहां देखेंगे 5 और 3 8 और 3 11 पहले से मौजूद है, यानी यहां से हासिल भी नहीं गया होगा। अगर यहां से हासिल नहीं गया होगा तो इन तीनों का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद तो मेरे भाई हासिल जाएगा। यानी इन तीनों को जोड़ के ज्यादा से ज्यादा 9 आ सकता है। अब 9 में 2 पहले से ही मौजूद है, क्या इन तीनों की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जुड़ के 7 आ सकती है? तो उसने कहा है क्यू का अधिकतम मान क्या होगा, तो आप क्या नहीं लिख सकते, क्यू की जगह 7 लिख दो, इसकी जगह 0 लिख दो, इसकी जगह 0 लिख दो। अब आप देखिए 9 और 7 16 और 8 24 को 4 हासिल 2, 2 और 7 9 9, 5 और 3 8 और 3 11, बिल्कुल सही आएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्यू की वैल्यू 7 हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो क्यू की वैल्यू जो है वो 7 हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है, ये 2020 में रिपीट हुआ है। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 136 गलत हो गया सर, क्वेश्चन 22 आएगा। कैसे 22 आएगा 136 में? 0 से 108 तक, 7 में पहली बार, 17 27 37 47 57 67 87 97 107, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। तो कहाँ जाएगा सर? तो नहीं सर, ये जरूरी है क्या जो पिछली बार नहीं आया वो अब की बार भी नहीं? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन लेवल को देखते हुए हमें चीजों को करना पड़ेगा। भाई अगर ऐसे करने लगे तो बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। मैथ कैट में भी आता है, मैथ सीजीएल में भी आता है, मैथ कांस्टेबल में भी आता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ाना होता है, बहुत सारी चीजों को सीजीएल के हिसाब से देखना होता है, और कैट में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, तो वहां भी नहीं पता होता मेरे भाई क्या आएगा। यही तो चीज है कि हमें हमें उन चीजों को सीखना होता है, एनालिसिस करना होता है कि ये चीज पूछी जाती है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो पढ़ाया ही नहीं गया, वो सबके लिए ही नया है मेरे भाई, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आपने कहा 5x1, आगे दिया है 6y8, और आगे दिया है 3z3, और इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 1472 आ रहा है। यही तो आ रहा है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल 1 लगा होगा। अब इसके बाद तुरंत बाद यहाँ आइए, 6 और 5 11, 11 और 3 14 बिल्कुल लिखा हो, यानी यहां से हासिल आया भी नहीं है। यानी कि जुड़ के ज्यादा से ज्यादा जुड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एक ये हो चुका है, तो इन तीनों का मान ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए। तो उसने कहा x का अधिकतम मान क्या होगा, तो x का ज्यादा से ज्यादा मान 6 हो सकता है। मैं इन दोनों वैल्यूज को 0 0 रख सकता हूं। भाई इन तीनों को जुड़ के 7 आना चाहिए, एक पहले से मौजूद है, तो इन तीनों को जुड़ के 6 आना चाहिए। तो इन तीनों को जुड़ के 6 तब आ सकता है जब ज्यादा से ज्यादा हम x की वैल्यू 6 ले दें, इन दोनों को 0 ले दें। तो x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 नवंबर 2023 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। सोच समझ के जवाब देना, ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं आप लोगों को, है ना? बताइए। ही लेके चलेंगे बेटा, लेवल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वादा रहा तुमसे, लेवल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शिवम उपाध्याय, बहुत 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 बढ़िया मेरे भाई।
देखिए, उसने कहा है ए बी सी डी ई अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ए बी सी डी ई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, और इन पांच संख्याओं का योग जो है वो विषम आता है। विषम आता है यानी ओड आता है। विषम आता है यानी ओड आता है। विषम आता है यानी ओड आता है, इन पांचों संख्याओं को जोड़ के। ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो सकती है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना। अगर ये पांच संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या दो हो, दूसरी संख्या दो के बाद तो कोई सी भी आप विषम संख्या ले लो, कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, 2 3 5 7 11। अगर आप इनका योग करते हैं, अगर आप इनका योग करते हैं तो 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 28। मेरे हिसाब से सम आ रहा है, लेकिन यहां विषम दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपने एक अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर दो ले लिया है, तो पांच अभाज्य संख्याओं को जोड़ के हमेशा सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। लेकिन आप लाना चाहते हो विषम संख्या, तो आपको इस दो को नहीं लेना है। आपको इस दो को नहीं लेना है मेरे भाई। आप कोई सी भी दो से अलग अभाज्य संख्या ले लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, 13 लीजिए। यहां जोड़ेंगे तो ये आपके सामने विषम संख्या आएगी। 13 और 11 24, 24 और 7 31, 5 36, 3 39 आएगा। क्या ये विषम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल विषम है। आपने कहा जी मेरा तो मन नहीं कर रहा इन्हें लेने का, मैं तो पहली अभाज्य संख्या 7 लूंगा, दूसरी 13 लूंगा, तीसरी 17 लूंगा, चौथी 29 लूंगा, पांचवी 31 लूंगा। मैं तो ये अभाज्य संख्या लूंगा। क्या इन्हें भी जोड़ के विषम आएगा? देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने ये वाली सम संख्याएं, ये वाली अभाज्य संख्याएं ले ली, तो 13 और 7 20, 20 और 17 37, 37 और 9 46 और 20 66, 66 और 1 67, 67 और 30 कितना हो जाएगा? 97। या ये भी मेरा विषम आ रहा है? यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि अगर पांच अभाज्य संख्याएं हैं, तो मेरे भाई आपको आपको और उनका योग जो है वो विषम आ रहा है, तो आपको उन अभाज्य संख्याओं में दो को काउंट नहीं करना है। अगर आपने दो को काउंट कर लिया, अगर आपने दो को काउंट कर लिया मेरे भाई, तो हमेशा योग जो आएगा, पांच अभाज्य संख्याओं का योग जो आएगा वो सम संख्या आएगा। लेकिन अगर आपने दो को काउंट नहीं किया, तो कोई सी भी सम संख्या ले लो, कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, उन पांचों अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम आएगा, हमेशा विषम आएगा। कोई सी भी पांच अभाज्य संख्याएं ले लो, केवल दो को काउंट मत करो। अगर आपने दो को काउंट कर दिया तो योग जो आएगा वो सम आएगा, लेकिन वो लाना विषम चाहता है तो आपको दो को काउंट नहीं करना होगा। पांचों जो अभाज्य संख्या लेनी होंगी वो दो से अलग लेनी होंगी। तो आप वैल्यूज ले चुके हो। अब क्वेश्चन ने कहा है पहली चार को जोड़ के कितना आएगा। पहली चार को जोड़ दो मेरे भाई, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 11 26। भैया सम आ रहा है। 13 और 7 20, 20 और 17 कितना हो जाएगा? 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा? 46 और 20 66। पहली चार को जोड़ के यहाँ 66 आ रहा है, यहाँ 26 आ रहा है। यानी जब पहली चार इनको संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या मिलेगा। तो आपसे कहेगा एक सम संख्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है सर जी, एक क्या है बेटा? एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। वन नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। ठीक है, नो क्यों नहीं लिया? नो बेटा अभाज्य नहीं होता, नो भाज्य होता है। ठीक है, मेरी बात नहीं 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 नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में समझाने के लिए है।
आज के बाद अगर 5 संख्याओं का योग इवन दिया हो तो समझ जाना उन्होंने 2 को काउंट किया है। अगर 5 संख्याओं का योग ओड दिया है तो समझ जाना उन्होंने 2 को काउंट नहीं किया है। ठीक है, ये कंक्लूजन होता है यहां से। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो इन चारों का योग 4 ओड नंबर्स का, भाई अगर वो इवन को ले नहीं रहा तो ये भी ओड आएगा, ये भी ओड आएगा, ये भी ओड आएगा। इवन उसने लेना ही नहीं है, ये भी ओड आएगा। कोई सा भी मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 11 मान लो। 11 7 18 5 23 3 26 एक सम संख्या आएगी और सम संख्या पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। प्राइम नंबर का एक ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य ना हो। ये डेफिनेशन दी हुई है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यदि वो एक और अन्य किसी से विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य कहा जाता है, या एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य कहा जाता है। यहां तक क्वेश्चन था ही नहीं, यहां तक क्वेश्चन था ही नहीं। ये डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको आराम से बहुत आसानी से समझा रखी है। यहां से क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है। k को क्या कहा गया है? एक अभाज्य संख्या कहा गया है जो 5 से बड़ी है। k जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ी है। ठीक है, जब के स्क्वायर प्लस 19 को, जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा मेरे भाई? तो आप मुझे बताइए। 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले दीजिए। क्या आप के की वैल्यू को 7 ले सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 और 19 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 को 12 से डिवाइड करिए, 12 पंजे 60, कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या रिमाइंडर 8 आ जाएगा? अब आप ये कहेंगे जी मैं तो नहीं ले रहा 7, मैं तो 11 लूंगा। भैया 11 ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? 11 ले लो। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। 121 121 हो चुका है। 121 में 19 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। मेरे भाई 12 से डिवाइड करिए, 12 एकम 12, 2 बचेगा 20, 12 एकम 12, क्या 8 बच रहा होगा? कुछ बच्चों का मन करेगा जी मैं तो यहाँ 13 वैल्यू लूंगा, तो 13 का स्क्वायर 169 में 69 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा। 188 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 बचेगा। यानी कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो जो 5 से बड़ा हो, अगर उसके वर्ग में 19 जोड़ के आप 12 से डिवाइड करोगे तो हर केस में मेरे भाई रिमाइंडर जो आएगा वो 8 आएगा। हर केस में जो रिमाइंडर आपके सामने आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा है मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए। वर्ग निकालना बेटा वर्ग वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। वर्ग निकालना वर्ग वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, है ना? अब 6 महीने, 6 महीने मेरे साथ रुको तो सही। अगर अपने आप को अलग महसूस ना करो तो कहना। बताइए, वैल्यू रख के देखिए। हर एक बच्चा, हर एक बच्चा मेरे भाई, हर एक बच्चा इसका आंसर देगा। बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को थोड़ा सा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एन के किस मान के लिए ये दोनों अभाज्य आएंगे? ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर रहे होते हैं। एन की वैल्यू रख रख के देखिएगा मेरे भाई। एन की वैल्यू रख के वह एन की वैल्यू बताइए जिससे दोनों जो है वो अभाज्य निकल के आए। तो आपने एन की वैल्यू 3 रखी, 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 27 में से 8 जाएगा, 19 बचेगा। 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8, 27 और 8 35 होगा। ये अभाज्य नहीं है। उसने कहा है दोनों अभाज्य आने चाहिए, तो 3 तो जवाब नहीं होगा। आगे बढ़िएगा।
3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। 3 में से 2 गया 1, 24 में से 3 गया तो 21 बचेगा, 211 आ चुका है। 3 की पावर 5 243 होता है और यहाँ 32 होता है। आपने इन्हें जोड़ा तो ये कितना आ गया? 275। ये अभाज्य नहीं है, 5 से कट जाएगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मैंने यहां पे देखा मेरे भाई, 2 रख के देखा, 3 की पावर 2 9 होगा, 2 की पावर 2 4 5 आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 9 और 4 13। क्या ये दोनों अभाज्य हैं? बिल्कुल, यानी n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। 140 में 6 लीजिए। क्यों लूं भाई मैं 6? 140 में क्यों 6 लूं, एक बार बताओ। क्या उसने ये नहीं कहा कि k एक अभाज्य संख्या है? आप अपनी मर्जी से कुछ भी बताओगे और वो मैं ले लूंगा। 6 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है तो फिर क्यों लूंगा मैं 6? आप k से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लो, k से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लो मेरे भाई, तो आपका आंसर 8 आएगा। गुड्डा सोचा करो थोड़ी सी बात मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। एक 3 अंकों की संख्या है, एक 3 अंकों की संख्या है, आपने ये 3 अंकों की संख्या लिख दी मेरे भाई, ठीक है। सैकड़े वाले, बेटा ये होता है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, ये होता है दहाई का अंक यानी टेंस डिजिट, ये होता है सैकड़े का अंक यानी कि 100th प्लेस, ठीक है। सैकड़े वाले स्थान का अंक जो है इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है, इसका 4 गुना है ये वाला अंक। इकाई वाले स्थान का 4 गुना है सैकड़े वाला अंक, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है, इसका बोला है 3 गुना, इसका बोला है 3 गुना। दहाई वाला जो स्थान है वो इकाई वाले स्थान के अंक का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग जो है वो 8 बैठ रहा है, इन तीनों अंकों का योग जो है वो 8 बैठ रहा है। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा? दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक होगा? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं इसे 1 मानता हूं, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, मैं इसे 1 मानता हूं, अगर 1 ये है तो इसका 3 गुना ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर 1 ये है तो इसका 4 गुना ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। क्या इन तीनों के अंकों का योग 8 आ रहा है? उसने भी 8 दिया है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक मेरे प्यारे दोस्त 3 हो जाएगा। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठेगा कि बाई चांस इनका जुड़ के 8 ना आया होता, मान लो उसने कहा होता इकाई के उनका योग जो है वो 16 दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते जी मैंने इसको 1 माना, इसका 3 गुना ये 3 हो जाएगा, इसका 4 गुना ये 4 हो जाएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि इन तीनों के अंकों का योग 8 ना देके उसने 16 दिया हुआ है। आपने कहा जी मैंने जोड़ा 4 और 3 7 और 1 8, मेरे हिसाब से 8 बैठ रहा है, उसने 16 दिया है, यानी एक पार्ट की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी तो 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 6 होगा, 4 बराबर 8 होगा, यानी वो संख्या जो आएगी वो 862 आएगी। क्या इसका 3 गुना है? बिल्कुल है। क्या इसका 4 गुना है? बिल्कुल है। क्या तीनों का योग 16 बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। तो अगर बराबर दिए हुए हैं फिर तो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर बराबर नहीं दिए हुए हैं तो हमें बराबर लिखना पड़ेगा, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। इससे अगला इसके जैसा ही क्वेश्चन है, मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? 18 दे तब बेटा, हमारे हिसाब से योग 8 बैठ रहा है, वो 8 का ही कोई मल्टीपल देगा, क्योंकि ये डिजिट जो है ये फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती। या तो 8 देगा, या 16 देगा, या 24 देगा, या 32 देगा, या 40 देगा, या 48 देगा, 8 का ही कोई मल्टीपल देगा। ठीक है,
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन की जगह। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए, 5 अंकों की एक संख्या है, आपने 5 अंकों की एक संख्या लिख दी, ये होगी 5 अंकों की एक संख्या, ठीक है। ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है टेंस डिजिट, ये होता है हंड्रेड यानी सैकड़े वाला, ये होता है थाउजेंड यानी हजारवां, ये होता है 10,000 यानी 10,000वां, ठीक है। उसने कहा एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक 2 है, यानी हंड्रेड प्लेस पे 2 आता है, और इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का दुगना है। ये वाला जो अंक है इसका दुगना है, यानी ये कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हजारवें स्थान पर कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है तो यहां 0 है। 10,000 के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंकों का योग है। सैकड़े के स्थान पर 2 बैठ रहा है, इकाई के स्थान पे 4 बैठ रहा है, इनका योग है, तो 10,000वें के स्थान पर 6 दिया हुआ है। दहाई के स्थान का अंक 10,000वें के स्थान के अंक से एक कम है, इससे एक कम है तो ये 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या क्या है, 60,254, 60,254 ऑप्शन नंबर ए। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, बताइए। वैसे तो ये वर्ग और घन में कराऊंगा, पर एक बार देख लो किसी किसी किताब में नंबर सिस्टम में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी किसी किताब में नंबर सिस्टम में ही ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। वैसे तो इसे मैं बहुत डिटेल में जो है वो स्क्वायर और क्यूब रूट में पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे ये बताइएगा कि यदि किसी संख्या के वर्ग का, अगर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। इसी संख्या के, इसी संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हाँ आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हो तो पीछे एक जो आता है वो कब आता है। आप कहेंगे 1 का वर्ग करोगे पीछे 1 आएगा, 9 का वर्ग करोगे पीछे 81 यानी 1 आएगा। यानी अगर आप वर्ग करने के बाद पीछे 1 लाना चाहते हो तो वो संख्या का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इस संख्या के इकाई के अंक पर 1 भी हो सकता है, इस संख्या के इकाई के अंक पर 9 भी हो सकता है। 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा और 9 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 1 आएगा। अगर यहां 1 होता है तो इसका क्यूब 1 आएगा, अगर यहां 9 होता है तो इसका क्यूब 9 आएगा मेरे भाई। तो इस संख्या का वर्ग करने पर 1 और 9 में से कुछ भी आ सकता है। सवाल का जवाब होगा 1 या 9। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए, ये चीज पहले करा चुका हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से बताइए बच्चे, एग्जाम में रफ पेज मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऑनलाइन पेपर हो और रफ पेज मिलता है, रफ सीट मिलती है मेरे भाई। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अमरदीप भाई मैंने कमेंट पढ़ लिया आपका, प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 12 बचता है। जब 15 से विभाजित करते हैं शेषफल 12 बचता है। ये क्या है, ये मेरे भाई शेषफल है। 15 से विभाजित करने पर 12 शेषफल बचता है। दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको कराए थे,
तो शेषफल को ही हम संख्या मान लेते हैं। अगर मैं पहली संख्या 12 मान लूं तो 12 को 15 से विभाजित करेंगे तो 12 ही तो शेषफल बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। दूसरी संख्या 2 मान लूं तो 2 को 5 से विभाजित करेंगे तो 2 ही तो शेषफल बचेगा। बिल्कुल बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों संख्याओं के योग को अगर 5 से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा? 5 दूनी 10, क्या 4 शेषफल बचेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी ट्रेंड अभी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रोमिस डे सारे दिन याद है बेटा, सारे दिन याद है। हैप्पी प्रोमिस डे। आज है प्रॉमिस डे और आज हम प्रॉमिस डे के दिन आज आपसे वादा करते हैं कि 2025 में जिस एग्जाम के लिए आपने एक कोर्स लिया है उसमें आप मैथ से किसी भी पॉइंट पे निराश नहीं होंगे। मैथ आपको पूरे नंबर दिला के जाएगा। बस आपसे भी एक वादा लेना होगा कि भाई साहब लगातार जुड़े रहना होगा। बार बार चीजें ऐसी लगेंगी कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर भी उस पर मेहनत करनी होगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। और आज हम वादा करते हैं कि सिलेक्शन दिला के रहेंगे। मैथ आपकी सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा मेरे भाई। ठीक है, 9 का क्यूब तो 729 होगा। बिल्कुल होगा 9 का क्यूब 729, लेकिन वो यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है ना बेटा, तो यूनिट डिजिट तो 9 ही आएगा ना। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं मेरे भाई? यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली एक संख्या है, पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, बहुत बढ़िया। दो अंकों वाली संख्या के बारे में हमने कल बात की थी। क्या दो अंकों वाली संख्या ये होती थी 10x प्लस वाई? बहुत बढ़िया। माइनस क्यू पी, अगर पी क्यू दिया हुआ है दो अंकों की संख्या है तो क्यू पी कब बनी होगी? अंक पलट के संख्या बनाई गई है। पी क्यू अगर ये है तो क्यू पी क्या हो जाएगा? अंक पलट के बनाई गई संख्या। अंक पलट के बनाई गई संख्या क्या ये होगी? वो पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था योग हमेशा 11 से डिवाइड होता है। दो संख्या और उसके अंक पलट के बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। देखो ना मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। इन दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये डिफरेंस किससे डिवाइड होगा। 10x में से x जाएंगे 9x बचेगा, y में से 10y जाएंगे 9y बचेगा। 9 कॉमन ले देंगे, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। तो मेरे भाई वो हमेशा 9 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर यहां प्लस होता, पी क्यू प्लस क्यू पी पूछा जाता, दो अंकीय संख्या और उसके अंक पलटकर बनाई गई संख्या का योग किससे डिवाइड होगा, तो उस केस में आंसर 11 आता। इस केस में आंसर क्या आता? इस केस में आंसर मेरे भाई 11 आता। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? बहुत बढ़िया। बताइए ना इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 47। 147, 144 तो 144 ओनली वन होगा। 144 ओनली वन होगा। क्यों होगा ओनली वन? क्यों होगा ओनली वन? किसी संख्या का वर्ग एक कब आता है? एक तब आता है जब एक का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? एक का घन करोगे तो एक आएगा, और 9 का घन करोगे तो 729 में 9 आएगा। तो एक या 9 में से कुछ भी आ सकता है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइए मेरे भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है? ना जी ना, क्या बात बोल रहे हो? अभाज्य संख्या तो दो भी है, क्या वो विषम है? नहीं। इसका मतलब सारी अभाज्य संख्या विषम नहीं है। सारी अभाज्य संख्या जो है वो विषम नहीं है। दो को छोड़ के सारी अभाज्य संख्या विषम है। दो को छोड़ के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ओड हैं। लेकिन उसने कहा है सारे प्राइम नंबर ओड है। ना जी ना, दो मेरा इवन है। क्या ये बात समझ में आ गई? किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। मेरे भाई, एक अभाज्य संख्या दो ले ली,
दूसरी अभाज्य संख्या 3 ले ली, क्या इनका गुणनफल हमेशा विषम आएगा? नहीं आएगा, ये तो सम आ चुका है, तो ये भी बात गलत है। ये भी बात गलत है, हमेशा विषम नहीं आएगा। हाँ, विषम आ सकता है अगर आप पहली अभाज्य संख्या को 2 ना लेके अगर दोनों को विषम ले लेते हो तो इनका गुणनफल हमेशा विषम आएगा। लेकिन उसने कहीं नहीं कहा कि आपको 2 नहीं लेनी। उसने कहा है किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। आपने कहा नहीं होता। आपने कहा नहीं होता। ना तो एक सही है, ना इसका भाई साहब दूसरा सही है। ना तो एक सही है, ना इसका दूसरा सही है। भाई एक बार इसका सुनना, एक बार मेरी बात सुनना। किन्हीं का लिखा हुआ है, दोनों चीजों में अंतर है मेरे दोस्त, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। एक वर्ड लिखा हुआ है किन्हीं, किन्हीं का मतलब होता है कुछ। और एक वर्ड लिखा हुआ है सभी, सभी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहता हूं किन्हीं, किन्हीं का मतलब होता है कुछ अभाज्य संख्याओं में, किन्हीं दो अभाज्य संख्या, कोई दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो मैं कोई दो में इन्हें भी ले सकता हूं, कोई दो में इन्हें भी ले सकता हूं, और कोई दो में मेरे भाई इन्हें भी ले सकता हूं। तो जब मैं इन्हें लूंगा तो ये विषम नहीं आएगा। जब मेरे भाई मैं इन्हें लूंगा तो ये विषम आएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो में उसने अगर लिखा होता हमेशा विषम होता है, तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल गलत थी। लेकिन विषम होता है, विषम हो सकता है, तब ये बात बिल्कुल सही थी। विषम हो सकता है, लेकिन उसने कहा है हम विषम होता है, तो मेरे भाई ये दोनों बातें गलत लिखी हुई हैं। ये दोनों बातें जो हैं वो गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं मेरे भाई आगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग है मेरे भाई, ध्यान से समझना। बताइए, फटाफट बताइए बस। बार वाले क्वेश्चन बेटा फ्रैक्शन में कराऊंगा। बार वाले क्वेश्चन जो है, बार वाले क्वेश्चन जो है, बार वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको किस में कराऊंगा? फ्रैक्शन में कराऊंगा। बस 5 मिनट की बात है मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए एक बार, थोड़ा सा समझिए। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। एक संख्या है x, उस संख्या का वर्ग जो है उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अगर मैं आपसे कहूं एक संख्या का वर्ग, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या, संख्या तो x थी, उसी के दुगने से 3 अधिक है, तो क्या ये कंडीशन आप लोगों को दी हुई है? क्या ये कंडीशन आप लोगों को दी हुई है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। तो उसने कहा है वह संभावित संख्या क्या है? अगर मैं एक लेता हूं, एक का स्क्वायर एक होगा, दो एकम दो और तीन पांच होगा, एक तो नहीं होगा। एक वाला तो ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अगर x की जगह -1 लेता हूं, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 यहां रखेंगे, -2 + 3 बिल्कुल सही है, यहां वेरीफाई हो जाएगा। -1 हो सकता है, -3 रख के देखो, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 2 -6 होगा, -6 + 3 ये नहीं होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये बड़ा सिंपल सा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, इसका अगर मैं आपसे बात करूं, इसका अगर मैं आपसे बात करूं कौन से का, इस वाले क्वेश्चन का, तो इसका इंग्लिश से हम लोग क्लियर कर पाएंगे।
अगर वो कहता है ऑलवेज, ऑलवेज ओड, तो ऑलवेज तो ओड नहीं होगा क्योंकि इवन भी आता है। लेकिन अगर वो कहता है पॉसिबल, पॉसिबल लगाता है तो हम पॉसिबल में कह सकते हैं कि ओड भी आएगा। तो ये दूसरे की इंग्लिश देख के हमको पता चलेगा कि ये दूसरा वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। ये सही भी हो सकता है, गलत है। मेरे हिसाब से अगर यहां पढ़ते हैं किन्हीं, कोई सी भी दो, किन्हीं का मतलब होता है जब लिखा होता है पेपर में किन्हीं दो को करिए, यानी कोई से भी दो करिए, तो कोई से भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो भाई साहब इस केस में विषम कहां हो जाएगा? ये भी तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस केस में विषम कहां हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे? तो एक बार इसकी इंग्लिश में मैं एक बार इसकी आंसर की चेक करके बताऊंगा। अगर आंसर की में ऑलवेज नहीं लगा हुआ है, आंसर की में ऑलवेज नहीं लगा हुआ है, तो मेरे भाई ये बात जो है वो गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम नहीं आता है, सम भी आता है। तो ये दोनों बातें गलत है, उस हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जल्दी से फटाफट बता दीजिए भाई मेरे दोस्त, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं। तीन का स्थानीय मान, तीन का स्थानीय मान क्या होगा? तीन के आगे 3 जीरो, तीन के आगे 3 जीरो, 3000 हो जाएगा। और अंकित मान, अंकित मान जो है वो 3 होता है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस 2997 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, स्थानीय मान का क्वेश्चन है। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे मेरे भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। देखो मैं दो चीज आपके सामने लिख रहा हूं। जब भी आपके सामने गिफ्ट का क्वेश्चन आता है, उपहार का क्वेश्चन आता है कि एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं तो कितने उपहार बटेंगे, तो आप कहेंगे n इंटू एन माइनस वन। एन होता है व्यक्तियों की संख्या। दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो उपहार बंटने के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एक मेरे भाई हाथ मिलाने के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब भी हाथ मिलाने का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा पार्टी में कुल कितने हाथ मिलेंगे, तो उस केस में हाथ मिलने की संख्या जो होती है वो n इंटू एन माइनस वन बाई टू होती है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन उपहार देने वाला है तो टोटल जो उपहार बटेंगे मेरे भाई, टोटल जो उपहार बटेंगे वो उपहारों की संख्या n इंटू एन माइनस वन होती है। n क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या होती है। जब हाथ मिलाने का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो टोटल हाथ जो मिलते हैं वो n इंटू एन माइनस वन बाई टू मिलते हैं। ये टोटल हाथ मिलाने की संख्या होती है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, किसी समूह में कुछ बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को उपहार देता है, यानी ये उपहार वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि कुल उपहारों की संख्या, मेरे भाई कुल उपहारों की संख्या अभी हम पढ़ के आए हैं इतनी होती है, और उसने कुल उपहारों की संख्या 132 दी है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें, यानी वो एन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। एन की वैल्यू 12 मान लो, 12 में से एक गया 11, क्या दोनों की गुणा करके 132 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी एन की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। एन की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछूं, मैंने पूछा किसी समारोह में 15 व्यक्ति उपस्थित हैं, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जब हाथ मिलाने की बारी आती है, जब जब हाथ मिलाने की बारी आती है, तो हाथ मिलाने की जब बारी आती है तो टोटल मेरे भाई हाथ कितनी बार मिलते हैं? टोटल हाथ इतनी बार मिलते हैं। तो मेरे भाई एन की वैल्यू व्यक्तियों की संख्या होती है 15, 15 में से एक गया 14, बटे में दो, दो सत्ते 14, 15 सत्ते 105, टोटल 105 बार हाथ मिलेंगे।
टोटल 105 बार जो है वो हाथ मिलाने होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को। अगर टोटल उपहार देने की संख्या पूछी जाए ये होती है, टोटल हाथ मिलाने की बात की जाए तो मेरे भाई ये होती। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन, ये 5 मिनट का क्वेश्चन कल एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने के बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग जो है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाए तो जरूर बनाइएगा, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के बाद कल 5 मिनट के टॉपिक में इसे डिस्कस जरूर करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कितनी बार की जो है वो दबानी होगी, यहां से यहां तक के पेज हमें लिखने हैं तो कितने अंक हमें जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चंस प्यारे दोस्त बनते हैं। तो ऐसे दो क्वेश्चंस जो है कल की लास्ट में बिल्कुल 10 मिनट में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, हाँ देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 144 को बाद में देख लेंगे। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा चीजें बहुत धीमी चल रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि चीजें बहुत धीमी नहीं चल रही हैं। आप किसी जेन्युइन बच्चे से कनेक्ट होइए और जेन्युइन बच्चे से ये पूछिए कि अब वो कोई सी भी बुक को लगा रहे हैं, क्या क्वेश्चन बन पा रहे हैं? उनका जवाब होगा बन पा रहे हैं, जैसे कमेंट चल भी रहे हैं, जैसे कमेंट चल भी रहे हैं। मेरे भाई मेरा मेन टारगेट है आपसे क्वेश्चन बनवाना, आपसे चीजें आनी चाहिए। नहीं, ऊपर करना भाई, इसका कमेंट पढ़वाओ। कन्हैया लाल, मेरे भाई बस मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज मैंने तेज पढ़ाई है, या लास्ट में आके मैंने ये दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए तो ये तेज हो गए। अगर टोटल उपहारों की संख्या पूछी जाती है तो ये होती है, टोटल गिफ्ट की संख्या पूछी जाती है तो ये होती है, एन जो होता है वो व्यक्तियों की संख्या होती है। इसमें मैंने तेज क्या पढ़ाया है? यहाँ ये लिख दिया उपहार का क्वेश्चन था तो ये फॉर्मूला लगा दिया, अगला वाला हाथ मिलाने का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, कल मिलेंगे एक शानदार चैप्टर के साथ, नाम होगा एलसीएम एससीएफ। ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, 6-7 दिन में उसे ख़त्म करेंगे और यकीन मानना बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।